अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इलेक्शन करीब है और पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत यूँ तो कभी भी कम नहीं होता, लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो अब सियासी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं कि जब वो वजारत खारजा में थे तो आए दिन उनके हवाई दौरे तो होते ही थे, लेकिन वो परफॉर्म कुछ भी ना कर सके। और जब अब इलेक्शन करीब है तो मीडिया की जीनत बने हुए हैं और बार बार हम देख रहे हैं कि वो जो भी जलसा कर रहे हैं, जलसे पे जलसा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी जलसा वो कर रहे हैं उसमें वो ज्यादातर बुजुर्ग सियासतदानों को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको घर बैठ जाना चाहिए या फिर मदरसे चलाने चाहिए। जब मदरसे की बात आई तो ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान ने भी जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो बुजुर्ग सियासतदानों को घर बिठाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस जुमरे में उनके वालिद साहब ही आते हैं। और हैरत यह है कि बिलावल जो है वो वर्सेस मौलाना और नवाज शरीफ तो हैं ही, लेकिन जरदारी साहब हमें इस तमाम मामले में खामोश नज़र आते हैं। अब वो वही मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं या इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले बिलावल का जो लहजा था, क्या कहा, कैसे कहा, वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। जब खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मजर बरलाज साहब, आपने सुना बिलावल साहब का लहजा और उनके रिपीट होते हुए अल्फाज। जो भी जलसा हो रहा है उसमें वो बुजुर्ग सियासतदानों की बात कर रहे हैं कि उनको घर बैठ जाना चाहिए। आखिर इनको मसला क्या है बुजुर्ग सियासतदानों से? फिर वो परफॉर्मेंस की भी बात कर रहे हैं कि इनको परफॉर्म नहीं करना आया। खुद जब वजारत खारजा में थे तो क्या परफॉर्म किया? मसला क्या है इनको बुजुर्गों से? अच्छा जी, बिलावल साहब जो हैं बड़े आजकल जलसे कर रहे हैं, ये दुरुस्त बात है, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी इंशाअल्लाह रज़ा से कि अगर वो पहले आधा घंटा पढ़ाती हैं तो बिलावल को उर्दू जो है ना वो 1-1.5 घंटा पढ़ाया करें ताकि उनकी उर्दू सीधी हो जाए, ठीक हो जाए। अभी जो आपने सुनाया उनका क्लिप, तो उनकी उर्दू खासी कमज़ोर नज़र आई। अब बिलावल साहब ने पता नहीं कौन से बुजुर्ग को टारगेट कर रखा है। ये अभी तक एक मुअम्मा है, हल नहीं हो रहा। तो हल हुआ है, वो कह रहे मदरसे में बैठे। चूँकि उनके वालिद मोहतरम भी बुजुर्ग हैं और उनके मुकाबले में भी बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं। अब इन सब की उम्रों का अगर जायज़ा लें तो मौलाना फजलुर रहमान अकेले नहीं, इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, इन सब की उम्रें ज़ाहिर है ये उम्र के इस हिस्से में हैं तमाम सियासतदान कि आप इन्हें बूढ़ा कह सकते हैं, बुजुर्ग कह सकते हैं। और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि मौलाना साहब की तरफ उन्होंने एक इशारा किया कि वो मदरसे में बैठे। अब घर बैठने की बात पता नहीं किसके हवाले से उन्होंने की, लेकिन ये सच जो है ना निकल जाता है। हाँ जी। अब आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जब इमरान खान का हुकूमत बना तो टिकटॉकर का हुकूमत बना, तो जब मियाँ शहबाज शरीफ का हुकूमत बना तो अशराफिया का हुकूमत बना। हाँ जी। अब बिलावल साहब ये बताएं कि ये भी अशराफिया का हिस्सा थे, क्योंकि ये तो उनके वजीर खारजा बन गए। बिल्कुल। और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि इनका जहाज ठहरता ही नहीं था। भाई वो उनका तो दावा था मैं पाकिस्तान के बड़े ताल्लुकात बना रहा हूँ, बड़े मरासम बना रहा हूँ। अच्छा, वो जो नौजवानों की बात करते हैं, बुजुर्गों को बिठा दें और नौजवानों को जी सियासत में ले आए। अच्छा, आज मैं लाहौर के कोई बात थोड़ी सी करूँगा लाहौर के हवाले से। जी जी। एक तो आप देखते हैं ना वो अपना फिल्मी से वकील है सलमान अकरम राजा, जी जी, वो लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ। अच्छा। चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन के फर्जंदे अर्जमान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का, लेकिन पीपल्स पार्टी से नहीं, किसी और जमात से लड़ेंगे। अच्छा। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन लाहौर से उन्होंने जो हलका चुना है वो यही है जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक हो गया। मरियम नवाज साहबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लाहौर से एक लड़ेंगी अली परवेज़ की सीट पर, और सूबाई असम्बली का इलेक्शन वो राना मुबशर के नीचे लड़ेंगी। सही। तो नौजवान तो आ रहे हैं,
देखिए एतजाज़ एहसन साहब का जो साहबजादा है वो भी नौजवान है, बिल्कुल बिल्कुल। और मरियम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो इसी तरह मैंने सुना है कि लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे भी इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक अब है। पता नहीं उनका कौन सा साहबजादा इलेक्शन लड़ता है, वो खोसा साहब ही ये मसला हल कर पाएंगे। तो नौजवान तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल साहब हाँ, मुझे लगता है बिलावल वज़ारत साहब की उज़्मा की मुराद बात पता कर रहे नहीं हैं। कौन से नौजवान हैं। बिलावल साहब खुद, हाँ अलबत्ता उन्होंने आज एक दावा भी किया ना जी जी। कि चित्राल का सीट हमारा सीट है। हाँ जी। ये हमारा, अच्छा जी भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा था, नुसरत भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आसफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन जो है वो चित्राल से लड़ना चाहिए। सही। अच्छा, मैं चूंकि आसिफ अली जरदारी को काफ़ी करीब से जानता हूँ, समझता हूँ, उनसे बड़ा न्याजमंदी का एक ताल्लुक है। वो आसफा भुट्टो पे बहुत रिलाय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आसफा भुट्टो को वो बेहतर सियासतदान समझते हैं बिलावल अपनी से? बाकी औलाद से। अच्छा, बाकी और बिलावल भी उसी में आते जी हैं। जी ठीक है। उसी में आते हैं। लेकिन चूंकि मजबूरी है कि बिलावल चूंकि फर्जंदे अर्जमंद हैं, वो चेयरमैन हैं। अब पता नहीं, या तो वो जरदारी साहब के साथियों को टारगेट कर रहे हैं, वो भी तो बुजुर्ग ही होंगे। एग्जैक्टली उनकी अपनी पार्टी में बड़े बुजुर्ग कहीं हैं। उनको तो नहीं टिकटों से महरूम करना उन्होंने। मुझे बिलावल साहब की ये मंतक समझ नहीं आई। ठीक है। अच्छा नुखेस साहब, कल जो आपने खबर दी थी, आज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो सारे मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है और हो भी रहा है ऐसा, और इसकी बहुत सारे लोगों ने मीडिया पे आकर उन्हें, एक आज भी दे दूं खबर? आज भी खबर है, चलो बाद में देते कोई और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है? नहीं सस्पेंस तो डाल देना भाई। हैं। अच्छा, कुछ है इस टाइप की खबर है। अच्छा, इसी टाइप की एंड में देते वो स्टूडियो ताड़ा ही तो नहीं कितने हैं, जिसमें इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। लगता है कोई अंदर का बंदा छोड़ा हुआ नुखेस साहब थे वहाँ पे। अच्छा नुखेस साहब, अभी हम बुजुर्गों की चूंकि बात कर रहे थे, तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, जब वो वज़ीर आला बने थे पहली दफ़ा, तब उनकी उम्र क्या थी, फिर अपनी वालिदा की भी उन्होंने बात की, और इसमें कोई शक नहीं, जब उनकी वालिदा जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो वज़ीर आज़म बनी थी, उनकी भी उम्र कम ही थी, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो आजकल वज़ीर आज़म की सीट के उम्मीदवार हैं। तो इस हिसाब से तो फिर बिलावल सही कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठ जाना चाहिए। सुमेरा, बुजुर्ग ना होते तो ये नौजवान भी ना होते, इसलिए बुजुर्ग सियासतदानों को महज ये कहकर तो नहीं निकाला जा सकता कि आप चूंकि बुजुर्ग हैं इसलिए आपको नहीं होना चाहिए। ये कौन सा फिल्म की शूटिंग हो रही है? हाँ जी। दूसरी बात ये कि ये कहना बिलावल का कि नौजवानों को मुखातिब करके नौजवानों को आना चाहिए, नौजवानों को हुकूमत में आना चाहिए, अमूर ममलिकत चलाने चाहिए, ये एक कोशिश होती है कि चूँकि यूथ हमारे मुल्क में ज़्यादा है, तो इसलिए नौजवानों को अट्रैक्ट करने की एक कोशिश गालिबन जरदारी साहब ने उन्हें या उनके अतालीक ने समझाई होगी कि एक साहब जो हैं वो नौजवानों को मुखातिब करें, दूसरे वही कन्वेंशनल जो है हमारी पॉलिटिक्स उस पे रहें। नुखेस साहब, ये कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं मुतासिर हो रहे कि वो भी यूथ के नाम पर पार्टी आई? और हर पार्टी चाहेगी, पाकिस्तान में यूथ तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं, और हर पार्टी चाहेगी कि यूथ को टारगेट करे, यूथ के वोट ले। इस मामले में बिलावल अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो ये काबिल मजम्मत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी ये बात काबिल फहम नहीं है कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्हें अब आराम करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बुजुर्ग सियासतदान ना हो तो आप देखिएगा ये नौजवान नस्ल क्या हाल करेगी। तो बेनज़ीर साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक है, 35 ईयर्स की एज में जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी, जी जी, उससे पीछे उनका ज़रा तजर्बा देखिएगा बिल्कुल, कि उनको किन किन मसाइल से गुजरना पड़ा। सियासत में उनको तरबियत मिली थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की, साहब से, बिल्कुल ऐसे ही, और इनकी तरबियत हुई है जरदारी साहब के साए तले। लिहाजा ये कहना कि उस एज में इनके अंदर भी उतना सियासी पुख्ता शऊर आ गया होगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सही होगा। दूसरी बात चित्राल के जलसे की रही, उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, वो चाहे तो अपनी बहन को वहां से इलेक्शन लड़वाएं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई। और चित्राल में ये कहना कि ये सीट हमारी है, मेरा ख्याल है चित्राल में जितने जलसे होंगे हर पार्टी यही कहेगी, जाहिर है, क्योंकि मैंने सुमेरा, मैं पिछले दिनों नोट कर रहा था, पाकिस्तान की आबादी मैं सुनता हूँ कि 22, 23, 25 करोड़ हो गई है। जी जी, मुझे लगता है पाकिस्तान की आबादी है कोई तकरीबन 1 अरब। अच्छा, क्योंकि मैं जिस जमात से सुनता हूँ कहते हैं 25 करोड़ आवाम हमारे साथ है। exactly। 4 बड़ी पार्टियों को ले लें जो, अगर हम कह सकें तो 4 बड़ी पार्टियों के पास 25 करोड़ आवाम है। नहीं, इस पे मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात आपको सुनाऊं। ये भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे 70 की दहाई में, तो अब 77 का इलेक्शन था, तो इलेक्शन से पहले
रोज़ाना खबर आनी कि गुल नुखेज़ अख्तर लाखों साथियों समेत पीपल पार्टी में शामिल, मौला बख्श जो हैं वो हज़ारों साथियों समेत पीपल पार्टी में वाह वाह शामिल, बिल्कुल। सुमेरा मिर्ज़ा ने 10,000 साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। वो भुट्टो साहब ने एक दिन बुलाया कौसर न्याजी को, उन्होंने कहा यार ये मैं इतने दिनों से हिसाब किताब लगा रहा हूँ, ये जितने लोग आपने शामिल करवा दिए ये तो पाकिस्तान की आबादी दुगना हो गई है। एग्जैक्टली। लेकिन शमूलियत से याद आया, जी देखिए नून लीग में तो बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, हाँ जी, इस्तेकाम पार्टी में भी हो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी एमकेएम के कोई बंदे शामिल कर रही ऐसा ही है। है। आज एक अनोखा वाकया हुआ है, यजमान मंडी बहावलपुर से नून लीग के 12 अफराद पीटीआई में शामिल हो गए हैं। अरे वाह, ये अजीबोगरीब बात सामने आई शमूलियत के बिल्ला हवाले साहब आप इसको अजीब क्यों कह रहे? हाँ, ये पूछना 2018 में भी तो ऐसे हुआ, अब ऐसे हो रहा है तो क्या अचंभे की नहीं, बात है? अजीब इसमें जहाज सुमेरा के मिर्जा जहाज आए। इसलिए है जी जी कि मौसम की हवा उनके साथ नहीं है, जो शमूलियत की हवाएं हैं वो किसी और तरफ हैं। मैं आपको बताऊं बरलास साहब, जैसे अभी कल वकार अहमद खान शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में, हाँ जी, तो शमूलियत की हवाएं तो नून लीग की तरफ जा रही हैं, इसकी रीजन या होती है इस्तेकाम पार्टी की तरफ जा रही हैं, या पीपल्स पार्टी भी चलो बंदे खींच रही है, जी। तो पीटीआई से तो लोग भाग रहे हैं, तो शामिल होना तो क्या सर, दूर इसकी की एक बात। बरलास तो साहब, इसलिए अजीब लगी। इसकी एक रीज़न होती है, ये जो बंदे होते हैं ये महज ज़्यादातर ये नहीं होता ये इक़्तिदार के लिए शामिल हों, जिस शख्स को टिकट नहीं मिलता पार्टी का उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए भी दूसरी किसी पार्टी में वो चले जाते हैं। उनको चोट पहुंचाने के नहीं, लिए अभी या तो उनको टिकट गुस्सा दिलाने फाइनल के ना लिए हुए। दूसरी नहीं देखिए। ना भी हो, पता चल जाता है लेकिन वो आप टिकट हवा फाइनल की नहीं बात हुए। कर रहे हैं ना, तो शायद उनको भी ये हवा फील हो गई होगी कि हमारी इस पार्टी में जगह नहीं बन रही तो हम टाइम से इस पार्टी में चले जाएं, वो कहीं वो ये ना कहें कि जी इनको टिकट नहीं मिला। वहाँ चूंकि मैदान अब खाली है तो वहाँ ये चांस ज्यादा है कि वहाँ आपको कोई अच्छा ओहदा मिल जाए। बिलावल साहब, बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि पीडीएम की हुकूमत इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि वो परफॉर्मेंस की बजाय जो उनकी जाती दुश्मनियां थी उनके ऊपर तवज्जो देते रहे। इससे एक बात तो साबित होगी कि पीडीएम हुकूमत ने वाकई परफॉर्म नहीं किया। तो ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बस इनके जैसे आपने भी कहा कि हवाई दौरे ही करते रहे, अब ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अकेली पीडीएम के ऊपर डाल रहे हैं और अपने आप को जो है वो मक्खी की तरह निकाल रहे देखिए हैं। इनके वालिद बड़े सियाने आदमी हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसे ओहदे नहीं लिए अपनी पार्टी के लिए, मसलन उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली बनवाया, कोई तनकीद नहीं। उन्होंने स्पोर्ट्स की वजारत ले ली, इंसानी हकूक़ की वजारत ले ली, मौसमियात की वजारत ले ली, तो इस तरह की वजारतें जानबूझ के ली कि तनकीद पीपल्स पार्टी पे ना हो। वजारत खारजा ले ली, वजारत खारजा पे क्या तनकीद करेंगे, लोगों का ताल्लुक ही नहीं है, डायरेक्ट राब्ता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जितनी बोझ वाली वजारतें थीं वो सारी नून लीग के हवाले हो गई। परफॉर्मेंस जहाँ तक तल्लक है तो परफॉर्म तो जी नहीं किया उन्होंने। 16 महीने लोग महंगाई की चक्की में पिस गए, लोग शायद लोगों का रोटी से रिश्ता रखना भी मुश्किल हो गया, और अगर कोई रोटी खाता था तो बिजली के बिल नहीं दे सकता था, अगर कोई बिल देता था तो बच्चों की फीसें नहीं दे सकता था, मुश्किलात थी, महंगाई हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग कैसे कर सकती है? बहुत ही प्रोमिनेंट थे ठीक उसमें है? ये, बिल्कुल। मगर उन्होंने चालाकी से, जो मैंने अर्ज किया कि वजारतें ऐसी ली जिनका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो समझते हैं कि हमारी बचत है जी, हमने तो फैसले किए नहीं, फैसले तो नून लीग करती थी, वजीर आजम उनका था, वजीर खजाना उनका था, बिजली का वजीर उस वक्त उनका तो बड़े था। मिलजुल के सारे फैसले, मिलना जुलना एक दूसरे के साथ, मीटिंग्स हो रही थी। नुखे साहब फिर खुद एडमिट कर रहे हैं बिलावल साहब के ये परफॉर्म नहीं कर सकी पीडीएम। पहली बात तो ये उन्होंने ये कहा कि पीडीएम कामयाब नहीं नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। और पीडीएम का बाय द वे मिशन क्या था ये आपके इल्म में होना चाहिए। पीडीएम इसलिए बनी थी ताकि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो सके। लेकिन बिलावल साहब पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। मैं सर बिलावल साहब नहीं थे। और इस पीडीएम में, अच्छा बाय द वे मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा बरलास साहब, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, पहले थी, बाद फिर में उनको शो का नोटिस दिया अल्लाह आपका गया, भला करे, वो अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि हुकूमत में थी, पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। हाँ जी, ठीक है, तो ये तनकीद वो इसलिए भी कर रहे हैं। ठीक है। पीडीएम का मकसद ये था कि, या इस इत्तेहाद का मकसद ये था कि एक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा सके, इसमें वो कामयाब हो गए, तो ये तो उनकी कामयाबी। लेकिन 16 महीने की मैं आ रहा हूँ परफॉर्मेंस, उसी तरफ आ रहा हूँ
नहीं, जब लेकिन आप ये खेल तो आसफ अली जरदारी ने सजाया था सारा आदमी इत्तेमाद का। आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने सिंध हाउस में बंदे रखे, उनके बंदों ने जो भी लेन देन सौदाकारियां की वो तो आसफ जरदारी के बंदे करते मैं आपको कह रहा हूं ना, हुकूमत में वो थे, हुकूमत में थे, हुकूमत गिराने में शामिल थे, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। मैं दोबारा गुजारिश कर दूं, तो पीडीएम जब आपने कहा जी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वजीर खारजा के हवाले से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर खारजा से आम लोगों का ताल्लुक नहीं होता। जी जी, खारजी मामलात हैं और एक मुख्तसर वक्त के लिए आई हुई हुकूमत में तो वैसे ही वजीर खारजा की कोई अहमियत नहीं रहती। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा जी परफॉर्मेंस उनकी, आपको याद होगा जब हुकूमत संभाली पीडीएम ने तो मुल्क डिफॉल्ट करने की हम बातें सुन रहे थे। वो तो अब भी सुनते नहीं, हैं नुकैस साहब, 16 माह गुजरने के बाद भी, उस 16 माह के अंदर भी हम हर दूसरे रोज यही बात अब करते थे, लास्ट टाइम सुनते आपने थे। कब सुनी है ये बात, मुझे बताइए, इस डेट हुकूमत बताइए। में भी सुन रहे हैं कब नुकैस सुनी, साहब? कब सुनी? ये अभी जब डॉलर गलत। की प्राइस कम हुई है, इससे पहले यही कुछ हो रहा था। मैं वही बता रहा हूं ना, पहले की बात नहीं, अब मैं बता रहा हूं, अब आपको तकरीबन को 2-3 माह से आपने ये जुमले नहीं सुने। ठीक है, लेकिन वो हम क्यों तो हुआ? पीडीएम हुकूमत की बात कर रहे हैं वो ना। पीडीएम की बात कर रहा हूं, जी। क्योंकि जो जाते हुई जो साबका गवर्नमेंट थी उसने जो काम किए और आईएमएफ को नाराज किया, आपके इल्म में है वो काम, उसकी वजह सब से ऐसे ही करती हैं सारी अगली हुकूमतें जो है, वो पुरानी मुझे जरा हुकूमतों के मौका ऊपर दे, सारी मैं इनकी जिम्मेदारी तसल्ली कराऊं। मैं आपको अच्छा, पहले मुझे तो तसल्ली करा लेने दो। तो जब आपका मुल्क अगर वो पीडीएम की गवर्नमेंट ना बनती तो सुमेरा मिर्जा आपका डॉलर 1000 पे होना था। आप कैसे कह सकते हैं नुकैस साहब? ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि हालात बता रहे थे। आप तजिया करते हैं ना, आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, आपको कुछ निशानियां नजर आती हैं, आपको पहाड़ नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है पहाड़ी इलाका शुरू होने वाला है। ये पहाड़ अब आप जाएंगे जनूबी पंजाब की तरफ तो नहीं नजर आएंगे, ये निशानियां होती हैं, साइंस नजर आते हैं आपको, साइंस ऐसे नजर आ रहे डॉलर थे। का रेट तो नुकैस साहब पीडीएम के दौरे हुकूमत में भी बढ़ा, उस- वो तो उन्हीं के सिपा दौर- सलार सुने- अगर कुछ फैसले ना लेते तो डॉलर का रेट मैं वही बिल्कुल भी आपको नीचे बता नहीं रहा आता। हूं कि इसलिए बढ़ा कि पिछले जो कुछ हुआ था उसके नतीजे में डॉलर का रेट मजीद बढ़ जाना था। ये तो कहीं भी नहीं गया, मेरा ख्याल 333 पे गया था शायद वहां पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कारकर्दगी है उनकी, वो ये आप नोट करें कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुश्किल फैसले किए। अब आप उसके समरात भी देख रही हैं। आपको आईएमएफ ने तो आपको किस्त जारी नहीं करनी थी, और ना करता तो उसके बाद हम देखते कि क्या, इवन वजीर खजाना तक कह रहे थे साहब का कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये सूरत हाल बन गई थी। इसलिए परफॉर्मेंस का जो आप सवाल किया आपने, उसका मैंने जवाब दिया है कि परफॉर्मेंस के नुक्ता नजर से उनकी परफॉर्मेंस जितनी थी वो उस लिहाज से बेहतर थी। जी बला साहब। अच्छा जनाबे वाला, पीडीएम की हुकूमत बनने से पहले मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुमेरा मिर्जा अच्छा होता अगर आप उनका कोई क्लिप निकलवा लेती, जी जी, हम इक़्तिदार में आने के 6 माह बाद, याद है सबको, 6 महीने में मीशत को यूं कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल इसी नारे पे तो अच्छा, आए थे वो लोग। मिफ्ता साहब वजीर बन गए। मिफ्ता साहब ने जैसे तैसे किया, आईएमएफ को राजी करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के अंदर से मिफ्ता साहब की मुखालफत हुई, और फिर इन्होंने जाके इक़्तिदार के असल वारसों को कहा कि जनाबे वाला वो डार साहब को ले आए, डार साहब बड़ा करेंगे, डार साहब तो ये वो। तो डार साहब भी आके कुछ ना कर सके। और इस दौरान मुझे एक और बात का इल्म है, वो मीडिया में भी खैर आ चुकी है बात, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शौकत तरीन को बुला के कहा कि आप इनकी मदद करें। तो शौकत तरीन ने कहा कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो दूसरी पार्टी का सेनेटर हूँ, इनके मुखालिफ पार्टी का, तो मैं सॉरी इनकी मदद नहीं कर सकता। तो ये जो तजर्बाकार करते थे ना टीम, वो 16 महीने में बेनकाब हो गई, और लोगों ने देख लिया पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, आटा महंगा, जिंदगी महंगी लेकिन हो बड़ला साहब पीटीआई के दौर के भी कुछ, पीटीआई के दौर के भी कुछ नाम ले लीजिए ना, जो खान साहब ने बड़े दावे किए थे कि हमारा ये वजीर खजाना होगा और हम लोग मुआशी तौर पर जो है वो बहुत बूस्ट कर जाएंगे, और फिर थोड़े दिनों बाद हमने देखा कि वो वजीर चेंज भी हुए और मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर बहुत नीचे चला गया। मुआशी अरस्तु जो था उनका, वो जो चेंज हुआ, मैं तो उसकी पहले दिन से मुखालफत करता रहा। अच्छा, इस बात की मैं गवाही दूंगा, बरलास साहब ने पहले दिन से उसकी मुखालफत। मैंने बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया, कॉलम पढ़ता रहा मैं आपके कि भाई ये बंदा इस सहल नहीं है वजारत खजाना चलाने के, ये मार्केटिंग का बंदा है, और जिस अदारे से आया उसको भी डुबो के आया है। ये मैं वजीर आजम को उस वक्त कहता था कि भाई इसमें ये गलत आदमी लगा दिया। फिर वो IMF की जो वो खातून है, उसने कहा कि ही इज एरोगेंट मैन,
तो हमारी जो IMF से नाराजगियां थी वो डलवाने में उस असद उमर का बड़ा किरदार था। मैं कोई मुकर थोड़ी रहा हूं, मैं कोई पार्टी वर्कर नहीं हूं, बिल्कुल सही, तजियाकार हूँ, साफी हूँ, जो सच होगा वो कहूँगा, वो बिलावल के बारे में हो, वो इमरान के बारे में हो, वो नवाज शरीफ के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। ठीक है नुकैस साहब, फिर क्या किया जाए? जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हमारे ये वजीर आएंगे और ये कर दिखाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। फिर बाद में हम देखते हैं कि टाइम भी वेस्ट होता है और मुआशी तौर पर हम लोग जो बहुत नीचे चले जाते हैं। फिर कहाँ से आएंगे लोग? जवाब तो इसका ये, सुमेरा, जवाब तो इसका ये है कि जब सब कुछ ठीक होता है, चल रहा होता है, उस वक्त जब भूचाल पैदा किया जाता है तो उसकी वजह से सारा कुछ मेरा होता भी यही सवाल है नुकैस साहब। मेरा आपसे थोड़ा सा पीछे और उससे भी थोड़ा सा पीछे का सवाल है। जी जी। तो जब एक आपका GDP रेशो बहुत अच्छी जा रही होती है, जब पेट्रोल आपका 90 रुपए पे होता है, तो उस वक्त आपको क्या मसला होता है? जब डॉलर आपका 100 से भी कम होता है, फिर आपको क्या मसला होता है कि आप कहते हैं नहीं, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए? फिर उन हुकूमतों को ये मसाइल होते हैं नुकैस साहब कि अगली जो गवर्नमेंट्स आती हैं उनके साथ भी वो वही हाल करते हैं कि अगर चीजें बेहतर होने की जानिब कुछ इशारे मिल रहे हैं तो कम से कम उनको टाइम पूरा करने दें। इसका ये मतलब तो नहीं कि आपका टाइम पूरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होने देना। हम तो पिछली गवर्नमेंट में भी यही सुनते रहे, हर गवर्नमेंट में ये सुनते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो सरकारी तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि चूंकि मार्केट में इंटरनेशनल प्राइस इसकी हाई हो गई है तो इसलिए हमें बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन नुकैस साहब, आप कल कह रहे थे कि मियां साहब के आने के बाद ये प्राइसेस, उसकी वजह सुन ले। मियां साहब के आने से मुराद ये नहीं कि मियां साहब की वजह से, मियां साहब का हुकूमत से तो ताल्लुक नहीं ना। अभी मैं ये बता रहा हूं कि जब कोई आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या आती हुई महसूस होती है, उससे भी तब्दीलियां आती हैं। पेट्रोल के रेट का अभी लास्ट टाइम मैं पढ़ रहा था, पेट्रोल के रेट मजीद कम हो गए और वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे तो है ना उनका, देखिए ना, जब आप इलेक्ट्रिक पे सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, दुनिया सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रही है, तो पेट्रोल की खपत कम होती जा रही है। नहीं, इसकी और इसकी एक अपना मैं बताऊं बल्ला साहब, आखिरी जुमला, एक वक्त आएगा आप देखिएगा पेट्रोल टके टोकरी हो जाना है। आप इसको खरीदने वाला कोई अल्लाह करे ऐसा हो। वो तो बिल्कुल जब हम उस पे टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाए। बल्ला साहब दे दीजिए इस पे क्लोजिंग पॉइंट, फिर हम गुजारिश ये है कि जो पेट्रोल का सिस्टम है, इसमें आपने देखा पिछले दिनों बलोचिस्तान से और KP से स्मगलिंग जो है वो रोकी गई। जी जी बिल्कुल। आर्मी चीफ ने बहुत सख्ती की और रुक गई। ठीक है। उसमें एक स्ट्रेटजी अपनाई है पाकिस्तान ने कि ये जो ईरान है, अफगानिस्तान है, रशिया है, इनसे हम बार्टर ट्रेड करें। एक लेटर तमाम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको लिख दिया गया है कि आप इस पे आ जाए। सही। उसमें देखिए जो ईरान से लीगल तेल आएगा, लीगली हो स्मगलिंग, जो ईरान से हमें तेल आएगा जी। वो हमें 40 रुपए लीटर मिल रहा है और हम उनको चावल देंगे तो वो 350 रुपए देंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें देखिए ना हमें फायदा होगा। इसी तरह हम रूस से स्क्रैप लेंगे तो उसका भी फायदा होगा। तो ये एक चीज निकाली है नई, अच्छी बात है। ठीक है बल्ला साहब, मुझे आपका एक कमेंट चाहिए, हाँ या ना में, कि अब मियां नवाज शरीफ जब आए हैं तो वो मुआशी हालात को बेहतर करने का बयानिया लेकर आए हैं। आपको लगता है अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो कामयाब होंगे, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता कि वो मुआशी सूरत हाल बेहतर कर सकते। चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त जमानत है उस पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक से पहले मैंने लिंक दिया था कि चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर रियासत और वजारत जो दाखिला है उसको नोटिस जारी हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ की समाज जब हमने डिस्कस की थी उसमें चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त पर अदालत ने उनका जो जेल ट्रायल था उस केस का उसको कलअदम करार दिया था, लेकिन जो जज की तैनाती है उसको दुरुस्त करार दे दिया था, और जिस पर हमने देखा कि दोनों जमातों ने अपने अपने जुमलों को खूब सेलिब्रेट भी किया और अपने जो उनका मतलब था वो भी उन्होंने निकाला। लेकिन आज मामला कुछ और है। FIA साइफर केस में पार्टी क्यों बना, FIR जो है वो क्यों काटी गई, फिर वजारत खारजा ने ये केस क्यों नहीं पकड़ा, फिर सज़ाए मौत या उम्र कैद क्या हो सकती है इसमें, या फिर मैक्सिमम कितनी इसमें सज़ा हो सकती है, इस केस के मुल्जिम बाद में जो है वो गवाह कैसे बन गए, और चेयरमैन PTI के वकील की जो अदालत के बाहर मीडिया टॉक थी उन्होंने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। आप पहले सलमान सफदर की गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उसके बाद आके डिस्कस करते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते
वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके इन दोनों पिटिशंस का फैसला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्के है। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस हो तो वो घुमा के पेश किया गया, तोशा खाना का केस है वो भी घुमा के आया, ये साइफर का केस है, इसको भी जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल ग्रीक फॉर दी सिटीजन, जिस केस की किसी को समझ ना आए वो केस बनाकर तो रजिस्टर कर दिया जाता है, बात का हवा बनाया जाता है, उसके अंदर होता कुछ नहीं। देखिए आज इमरान खान साहब की साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समात उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पर कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी एज हेड ऑफ द बेंच उन्होंने इस केस पे आज समात की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर FIR पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या हैं। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज़ की वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी। बल्ला साहब बड़ा दावा कर रहे हैं सलमान सफदर साहब के इसी वीक में शाह महमूद कुरैशी साहब की और ख़ान साहब की जो है वो ज़मानत हो जाएगी और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि केसेस जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, घुमा फिरा के बनाए गए हैं ख़ान साहब पे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुमकिन होगा अदालती कार्रवाई को और इन सारे कानूनी मामलात को देख के? अच्छा, पहले तो एक बात अज़रा तफन्नन मैं कर दूँ जी जी कि वकील हमेशा तसल्ली देता है ठीक है कि जनाबे वाला बेफिक्र हो जाओ, मैं फटे भन देंगा, ये कर देंगा, बेल कितने गई नहीं। सही, ये तो वकीलों का रवैया है, तसल्ली दे रहे हैं वो। अब नहीं, मैं नहीं ये कहता कि ये तसल्ली दे, अच्छा, मैं आम प्रैक्टिस जो जनरल है उसकी बात। ओके ओके। सलमान सफदर जी बड़े लायक फायक वकील हैं और ज़ाहिर है वकालत करते हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी तो किसी से है नहीं, वो पहले उनके वकील थे अब इनके वकील हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कल खसूसी अदालत जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स F11 में समाअत करेगी। बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, ट्रायल कोर्ट तो निचली अदालतें हैं। अब मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसको किस निगाह से देखेगा, या ट्रायल कोर्ट पहले फैसला करेगी या क्या बनेगा, ये वकला हजरात ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरी जो सीनियर वकला से कुछ से बातचीत हुई है वो कहते हैं साइफर केस में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सीनियर वकला जिनका इस केस से भी ताल्लुक नहीं है वो वकला कहते हैं कि साइफर केस से कुछ भी बरामद नहीं होगा। अच्छा, आप तो सजाए मौत और उम्र कैद और पता नहीं कौन सी खौफनाक सजाओं का तस्करा। लेकिन बल्ला साहब आज की समाअत में जस्टिस तारिक ने ये कहा है कि PTI को ये जो ट्रायल कलअदम हुआ इससे नुकसान हुआ। वो देखिए जस्टिस तारक ने कहा है ना, अब जस्टिस तारक के मुकाबले में और भी वकला हैं, अब दूसरे वकला का मौक़िफ़ हम किस तरह नज़रअंदाज कर दें। तो मुझे तो सीनियर कुछ वकला ने कहा है। अच्छा, ठीक है, जस्टिस तारक साहब ने कहा होगा, लेकिन वो जो सीनियर वकला है वो भी ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मुमकिन है जस्टिस तारक ने इतनी प्रैक्टिस ना की हो जितनी उन वकला ने की है। और वो कहते हैं कि जनाब साइफर केस तो बिल्कुल फजूल केस है, फारिग हो जाएगा। नखी साहब, फजूल केस लग रहा है आपको, फारिग हो जाएगा? उन्होंने जिन वकला से बात की है ठीक है वही सही कह रहे होंगे, जाहिर बात है। अच्छा, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जी आप पूछ ले। मैंने वजारत खारजा की बात करना चाह रही थी कि साइफर पर तो केस वजारत खारजा को दायर करना था, लेकिन FIA ने काटी है, इसकी क्या रीजन हो सकती है? 2019 की वजारत खारजा पर एक नज़र डालिए। एक खातून है हरीम शाह, वो वजारत खारजा के दफ्तर जाती हैं, पाँव से ठोकर मार के दरवाजे खोल के टिकटॉक बनाती फिर रही हैं। बिल्कुल इस वजारत खारजा की बात कर रही हैं आप, उन्होंने केस दायर करना था। और बाय द वे सेक्रेटरी खारजा जो हैं उनका बयान रिकॉर्ड पर है, आप कहती हैं तो मैं वो आपको बता भी देता हूँ। उन्होंने भी ये इतराफ़ किया अपने बयान में कि साइफर से खेला गया है, मैंने मना भी किया था ये यूँ ना करें। आज़म खान साहब का भी बयान मौजूद है जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो बात यह है कि ये 2 बयान तो आ गए, ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, जो मुकदमा मुझे दुख उन लोगों पे होता है कि आप लोगों का कोई कल्ट है
हाँ जी। तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब दलाइल की बात आती है, खुदा के वास्ते दलाइल से बात किया करें। कल्ट में आप जज्बात में आके जो बात करते हैं वो फिर अक्ल दिमाग को माउफ कर देती है, वहां इंसान सोचने के काबिल नहीं रहता। केस ये बना कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई ने एक लेटर लहराया, बिल्कुल, और फिर उस पर उन्होंने कहा कि जी ये मेरी हुकूमत निकालने की कोशिश है, ये साइफर आया और ये हमने ये कर दिया। सवाल ये है कि वो जो उन्होंने लहराया था वो साइफर नहीं था, इतराफ़ करेंगे हमने झूठ बोला था। वो जो हैशटैग चलाए गए ये नामंजूर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, वो गलत था, इसका मतलब उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। कल्ट में तो आप कहेंगे उन्होंने जो कहा ठीक कहा, भाई हम उनके साथ हैं, सही करे गलत करे जो हम उनके साथ हैं। लेकिन अक्ल शऊर से जब आप फैसला करते हैं फिर आप दलाइल की बुनियाद पर फैसला करते हैं। दलाइल के सामने जब आप जज्बात उभारेंगे या जज्बाती होंगे तो इसका मतलब है आपके पास मजीद दलाइल नहीं रहे। ठीक है। जो आपने बात की FIA की, हाँ जी। देखें काबीना पूरी से इजाजत ली गई, वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास और वो बंद था। नहीं सुने ना, नहीं वो बंद नहीं था, वो और केस था। अच्छा। और वहां पे इसको खोला गया, वहां पर ठीक है, काबीना का हक है, इस मुल्क की काबीना थी, उन्होंने वो सारा किया। सवाल ये है कि उसको बुनियाद बना, आप वो ऑडियो भूल गई है जिसमें कहा जा रहा है कि अब हमने साइफर से खेलना है। वो बिल्कुल सबने सुनी है। वो आजम साहब के साथ उनकी ऑडियो है जी। कोई उस पे नहीं हुआ, इन्होंने कोई तरदीद नहीं है, तरदीद से मुराद के कहीं उन्होंने चैलेंज नहीं की, साबित करने की कोशिश नहीं। ठीक हो गया। इसलिए ऐसे मामलात में साइफर का जो केस है, FIA ने तहकीक करनी थी, पुलिस तहकीक करती इसकी। तो इसलिए साइफर का जो सजाओं की बात है, मुझे नहीं पता उनको क्या सजाएं होंगी, और जो वर्स्ट कंडीशन है वो बताई गई है कि वो सजाए मौत होती है। वो तो वर्स्ट कंडीशन है ना। बिल्कुल सही। और ये जो कहा जा रहा है कि जी उनका केस जो अभी आपने कहा तारिक मसूद साहब ने कहा, जस्टिस तारिक साहब ने, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा जी कि नहीं, तारिक मसूद साहब, नहीं सॉरी, जस्टिस तारिक महमूद साहब ने कहा है कि ये इनको नुकसान होगा। हाँ जी। वो आप उनकी बात को समझिए, वो एक साहब थे ना, तो वो रेस लगा रहे थे, तो वो एक उन्होंने 10 चक्कर लगाने थे, तो वो साथ ब्लैक बोर्ड पे एक शख्स लिखता जा रहा था। 10 चक्कर लगाने थे, जब 9 पे पहुंचे उन्होंने कहा मेरा अब 10वां चक्कर है। वो ब्लैक बोर्ड वाले ने कहा नहीं भाई ये तो आपका 9वां चक्कर है। अब वो बजिद थे कि नहीं मेरा 10वां चक्कर है। जब बात बढ़ गई उन्होंने कहा SRA मिटा दो, दोबारा तो करना है। लेकिन यहाँ पर रेस लगाने वाले और हैं। मैं नहीं सुने इसमें प्रॉब्लम सुने, जब आप इस केस को दोबारा, जो लूप होल्स रह गए थे केस में, वो आपने दूसरों को मौका दे दिया, वो अब उनको ठीक करेंगे। और इन लूप, और जब केस दोबारा से शुरू होगा तो इसका मतलब है कि उनका जेल में रखने का जवाब पैदा हो गया ना। जितना आप वो जेल में रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपना ख्याल जितनी भी कार्रवाई होती बाकी इनकी बरलास साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि वकील तो ये कहते हैं, वकील के पास मौके आता है, वो पहली बात यही करता है मेरे मुखालफ को हथकड़ियां लगा दो, और वकील का जनाब लग जाएंगी हथकड़ियां। तो उनकी वो अपनी तरफ से तसल्ली जो दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन साइफर केस के इन नुकात को भी मद्देनजर रखिए कि ये आया कहां से, क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसे इसको इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सुमेरा मिर्ज़ा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा हक़ाइक़ को दुरुस्त कर दूँ। जी। एक तो जो बात की है ना कि बल्ला साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है, एतजाज अहसन साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा, आज जो भी अदालत में ये कहा गया है कि ये जो कलअदम करार दी गई है, जितना भी साइफर का ट्रायल हुआ है जेल में, ये इससे PTI का नुकसान हुआ है, खान साहब का नुकसान हुआ है। आपको लगता है कि नुकसान हुआ है? मेरे ख्याल में तो ये साइफर का केस सख्त बेहुदा केस है, ये बनता ही नहीं कानून और आइन के तहत। उसकी वजह मैं आपको साफ करके बता दूं। फर्ज कीजिए साइफर आया होता फ्रांसीसी जबान में या आया होता फारसी जबान में, फर्ज कीजिए साइफर आता फारसी में, तो क्या सिर्फ इसलिए कि उसका तर्जुमा कर दिया जाता उर्दू में या वो साइफर कोई बड़ी हो जाती? देखना तो है लिखा क्या है, पैगाम क्या दिया। पैगाम दिया है जिसको तस्लीम करती है ये जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, एक दफा भी उसको तस्लीम करती है कि वो दुरुस्त है। वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी पेश होके कहता है कि जो मैंने लिखा है वो दुरुस्त है, और वो कमेटी भी कहती है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और एहतजाज करो अमरीका से कि उसके किसी एहलकार ने किया कि क्यों ये कहा है कि ये क्यों दबाव डाला है।
और आपने एहतजाज किया है, यानी आपने तस्लीम कर लिया कि पेपर में ये कहा गया है कि अमेरिका ने, ये उसने कहा है फॉरेन सेक्रेटरी ने या सफीर ने, कि अमेरिका ने हमें कहा है कि अपील चेंज करो वरना हम आपको माफ नहीं करेंगे। सही। ये अगर किसी ताकत ने कहा हो तो ये आईनी फर्ज है, आईनी तौर पे आप उसका हक पड़े आइन के तहत वजीर आजम का, उस पर फर्ज है कि वो उसको पुरस्कार करे और सारी कौम को ले अपने एतमाद में ले। फर्ज कीजिए कल खुदा न खास्ता 400 टैंक आके खड़े हो इंडिया के हमारे बॉर्डर पे, जी जी। क्या वजीर आजम कॉन्फिडेंस से नहीं, एतमाद में नहीं लगा कौम को, जो सोईली है जिसको पता ही नहीं इसका। ये तो बहुत बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी, जिसको उसने बताया वो उसका हलफ पड़े आइन के तहत, उसका फर्ज था। तो ये तो केस बनता ही नहीं। मैं पहले दिन से 2 महीने से लगा हुआ हूँ, रोज कह रहा हूँ कि ये केस बनता ही नहीं, सुनता कोई इसकी बात। इत्ज़ाज़ साहब एक सवाल ले लीजिएगा। ये बताइए कि कानूनी तौर पर ये कानून क्या कहता है? साइफर को ओपन किया जाए तो कानून क्या कहता है? देखिए, कानून जो है वो है ऑफिशियल सीक्रेट है, यानी अगर कोई सीक्रेट हो जो कि अच्छा वजीर आजम वाहिद आदमी है और सबसे ऊपर आदमी है जो फैसला कर सकता है कि क्या किसी साइफर को, किसी राज को अफशा करना है कि नहीं। अच्छा। ये अगर ये इख्तियार इनको भी है, वफाकी वज़रा को भी, पर इजाजत वजीर आजम, कोई और करना चाहे साइफर को राज अफशा तो इजाजत वजीर आजम। ये आप हलफ पढ़ में देख लें वफाकी वज़रा का, हलफ कोई देखता ही नहीं है और बात करे आते हैं कि जी हो गया वो हो गया। वो साइफर में कोई न्यूक्लियर राज दे दिया, अगर न्यूक्लियर राज दे दिया होता तो कोई केस बनता। साइफर में उसने कहा है जो हम मानते हैं कि दुरुस्त है, उसने कहा है कि जी अमेरिका के हमारे सफीर के मुताबिक अमेरिका ने ये कहा है और कहा है कि हटाओ इस हुकूमत को। अब इसमें क्या क्यों राज रखा जाए इसको, मेरे से आपसे कौम से क्यों राज रखा जाए सर? और सर, ये तो आप दी वजीर आजम की है कि वो राज रखता है या नहीं रखता। अब वो साइफर घूम गया है, उस साइफर की एक कॉपी किधर गई है? उस साइफर को तो जब उसने अफशा कर दिया तो आप चाहे अखबार में छपवा दो सारा उसका कंटेंट, वो नहीं, कोई केस नहीं बनता। आप 40,000 कापियां उसकी बांट दो किसी जलसे में, कोई केस नहीं बनता। ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या हुकूमत के बुकला और क्या ये सोचते रहे। मैं ये 2 महीने से लगा हुआ हूँ कि साइफर ठोस ये कोई केस ही नहीं बनता। अच्छा एतजाज साहब, आज सलमान सफदर साहब ने ये बात की है कि विद इन वीक उनकी अदालती कार्रवाई या जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको देखते हुए विद इन वीक जो है वो जमानत हो जाएगी कुरैशी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी और खान साहब की भी। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं वो के वाकयात नहीं जान सकते। होना चाहिए सर, होने को तो आपने देखा नवाज शरीफ की मुजरिम था, ये तो मुजरिम नहीं, उसकी वहाँ लंदन में बेल हो जाती है और 50 रुपए की जमानतनामा होता है, होने को क्या नहीं हो सकता। पाकिस्तान की यहाँ कानून कोई नहीं है, ये सरजमीन है, बेआईन है, बेकानून है। यहाँ सिर्फ विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक तरफ एक बंदे की बेल हो रही है लंदन में बैठे हुए, दूसरे की बेल से भी नहीं हो रही जमानत। एक तरफ जो वो मफरूर मुजरिम है, मफरूर भी है और मुजरिम भी, उसको सी ऑफ सेंड ऑफ कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आईजी और डीआईजी सलूटे मार रहे हैं। ये सब दफा ताज़ीरात पाकिस्तान की लगती है। जो उनका संस्कार हुआ है, जिसने उनको असिस्ट किया है या उनको पनाह दी है, गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार होना चाहिए था उन्हें। जिन्होंने उनको मौका दिया है कि वो जाके पेश हो अदालत में, वो मौका ही नहीं मिल सकता था। खुद ये इनकी आमिर फारूक की अपनी जजमेंट है 2021 की, एक मफरूर को लूजेस हिज राइट ऑफ ऑडियंस के सामने पेश ही नहीं हो सकता।
अपना हक ही खो बैठता है अदालत में पेश होने का। अपनी जजमेंट है उनकी, और अपनी जजमेंट से उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। ये पाकिस्तान भाई, यहाँ आइन वाइन कोई नहीं है, यहाँ कोई, ये सरजमीन बेआइन हुई हुई है, बेकानून हुई हुई है, लाकानूनियत है ये। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बात करना चाहूंगी। बिलावल साहब बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को अब घर बैठ जाना चाहिए, उनको सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये सारी ड्यूटियां जो हैं वो नौजवान सियासतदानों के हाथों में दे देनी चाहिए। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, और बार बार वो ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात करने के बाद एक जरा सिर्फ इसके लिए इस पे एम्फेसिस डालने के लिए कि जो मैंने साइफर पे बात की है वो एक दफा समझ ले सुनने वाले सारे आपके नाज़रीन। उसके बाद मैं आपको ये साइफर सिफर है जैसे मैंने। ठीक है। अच्छा, आप बिलावल चेयरमैन बिलावल की है, मेरा तो ख्याल अच्छी राय है। अब नए नौजवानों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। रिटायरमेंट एज 60 होती है, सिविल सर्विस की हाईएस्ट एज। और सर इस तरह तो वो बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत करने से मना कर रहे हैं। उनमें उन बुजुर्गों में उनके वालिद साहब भी आते हैं। भाई, अरे भाई, मैं 70 तो बड़ा खुश है हो जाए, लोग समझना शुरू फोन करके ये मैं वो बदन कह रहा हूँ। ठीक है। लाइटर बोर्ड के रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे फोन नहीं आएगा कि पेपर दो, और हम इतने हुए कि हम रिटायर नहीं हुए हो सकते हैं, रिटायर हो ही नहीं सकता ये सियासतदान। मैं तो समझता हूँ बात है नई नस्ल को आगे आके हम लोग फिर भी अपने खुदा ज़हन हो गए। ठीक हो गया। नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। एतजाज साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये बता दीजिएगा कि आपको लग रहा है, हवाएं बता रही हैं कि मियां साहब के जो केसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वजारत उज़्मा के वो इस वक्त उम्मीदवार हैं, रिलीफ मिल जाएगा मुकम्मल? मियां साहब के केसेस सिर्फ वापस नहीं होंगे, उनको मुआवजा भी मिलेगा हर केस के। और जिन्होंने केस बनाए थे उनको सजाएं भी होंगी कि आपने इतनी पाक साफ सुथरी शख्सियत को क्यों खाक मुंह पे खाक मलने की कोशिश आपने क्यों? चौधरी साहब मेरा नाम मजहर बरलास है, वो एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ? सर जी मजहर साहब होंगे मेरा ख्याल। मजहर बरलास साहब, जी मजहर बरलास साहब। चौधरी साहब, अभी भी सियासी मार्केट में ये बातें चल रही हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप क्या समझते हैं? सीनियर सियासतदान आप। भाई साहब, सारी बात ये है कि ये जो बंदा है कि इन्होंने जेल में डाला हुआ है उसकी क्या हैसियत होती है? इसको ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं इन हरबों से जो ये कोशिश कर रहे हैं। और आपने देख कि वो माने का भी जो आया वो भी जेल से निकल के तीसरे दिन उसने सारा कुछ वो कह दिया, वो जो तरदीद थी उससे पहले जो कहा था। पहले तो जब ये आया था तो मानिका ने आपको याद होता कहा था कि ये इस जैसी पाक शरीफ और 10 और पारसा और मतलब है मजहबी औरत, मुसलमान औरत मैं देखी नहीं, दुनिया में नहीं देखी। अब उसको उनके भाई लोगों के पास से हुआ है, जो भाई लोगों ने कहा है वो कह रहा है। ठीक है सर, ठीक है। एतजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 30 अफराद के नाम जो हैं वो ECL पर डालने की सिफारिश कर दी गई है। इमरान खान साहब का भी नाम उसमें है, क्या वजह है, क्यों ये सिफारिश सामने आई है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक दिया था कि 190 मिलियन पाउंड के केस में नायब की सिफारिश में वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL ने ये इजलास में अपनी जानिब से एक बड़ा फैसला किया है। वो ये है
कि चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर 29 अफराद के नाम ऐसे हैं जिनको ईसीएल पर डालने की सिफारिश कर दी गई है, जिसमें कुछ मशहूर नाम जो हैं वो ये हैं कि बुशरा बीबी का नाम है, उसमें शहजाद अकबर का नाम है, जुल्फी बुखारी है, फरा गोगी है और मलिक रियाज साहब के। और हैरत इस पर यह भी है कि इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं। और चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान साहब, उनका नाम ऑलरेडी जो है 29 मई से पहले ही ईसीएल में डाला गया, फिर दोबारा नाम ये डालने की क्या ज़रूरत थी। होना तो ये चाहिए कि ईसीएल में नाम डालने की बजाय जो लोग बाहर हैं उन्हें इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाना चाहिए। नुखैर साहब, क्या लगता है आपको क्यों ये सिफारिश की गई है, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो मुल्क से पहले बाहर है? ये इसके लिए आपको फिर अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसको स्टडी करना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में है। ठीक है, ये मुख्तलिफ मुकदमात जो बने। और दूसरी बात है, ईसीएल में नाम का मतलब ये नहीं होता कि जेल में डाल रहे हैं। आई नो, लेकिन सिंपल है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है अभी मेरा ख्याल है मुल्क से बाहर जाने की। हमारे तो आपको पिछला दौर याद होगा, एक केस में जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल पे था और वो उम्रा कर आए थे जाके। ठीक है, लेकिन ईसीएल का मतलब ये नहीं होता कि उनको कहीं बांध के रखा गया है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, मजहर बिरला साहब, अलकादिर ट्रस्ट की बात की है नुखैर साहब ने, ये बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचा है अब तक इसकी कार्रवाई, और ये जो नाम ईसीएल में डालने की बात की जा रही है सारे उससे लिंक्ड है, तो इसका मतलब है ये इसकी कोई ना कोई अब फाइनल रिपोर्ट आने वाली है सामने? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो ईसीएल में नाम डाले गए, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, और जिसका नाम बड़ी शद्दोमत से डाला गया वो तो मुल्क से जाना ही नहीं चाहता, उसका इलाज इधर ही होता है। वो पाकिस्तानी अस्पतालों पे बड़ा यकीन रखता है। बिल्कुल, उनकी वाइफ ने भी उनको कहा कि उसका इलाज बैरून मुल्क नहीं होगा। तो आपने एक बात, इंशाल्लाह यही इलाज हो जाएगा। इंटरपोल के जरिए जो हमारे कई मुल्कों से वायदे नहीं है, हम सारी दुनिया से मुलजमान नहीं बुलवा सकते, नहीं बुलवा सकते। ठीक है, ये जो 190 मिलियन पाउंड की बात हो रही है, हाँ जी, ये पड़े कहाँ हैं? बेसिक सवाल ये है कि वो किधर पड़े हुए हैं। आप बिरला साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस के बारे में आप जानते हैं? पहले तो ये मुझे जवाब दीजिए, फिर आपको इसका भी जवाब मैंने इसीलिए सवाल किया कि वो 190 मिलियन पड़े कहाँ हैं? वो आप अपना खजाना ढूंढे, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में पड़े हैं जिस अकाउंट में मलिक रियाज के 460 अरब होने चाहिए थे। मैं दोबारा दोहरा दूं सर? जी फरमाइए। यही दोहराना था। वो उस अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में है जहां मलिक रियाज के बहरिया टाउन का जो जुर्माना किया साकिब निसार साहब ने 460 अरब रुपए का, उस अकाउंट में वो पड़े हैं। तो उस अकाउंट में पड़े हैं, तो इसका फिर उससे क्या ताल्लुक बन गया? मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अच्छा सुन लीजिएगा सुमेरा, सुन लीजिएगा। 2019 में एक ये दो कहानियों को ज्वाइंट किया गया। बिल्कुल ठीक है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी, और उस ट्रांजैक्शन में क्या था कि 1.9 मिलियन पाउंड की रकम बिल्कुल का मामला था। हाँ जी, ये रकम थी मलिक रियाज साहब की, और इस रकम पे उन्होंने कहा, मलिक रियाज साहब ने सेटलमेंट की नेशनल क्राइम एजेंसी से, और उन्होंने कहा ये आप रकम मुझे ना दें, ये पाकिस्तान भेज दें। यूके का कानून ये कहता है कि जिस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी उसकी रकम उसे वापस की जाएगी। वो रकम आई, और इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब आगे थे, उन्होंने ये सारी डील कराई। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंद लिफाफे में काबीना के सामने, ये मुख्तलिफ इनके काबीना के पुराने जो वजीर हैं वो भी एतराफ़ कर चुके हैं, उनसे साइन करवाए गए कि ये एक डील है, बस आप साइन कर दें। ठीक है, ये जो भी है बस आप ओके कर दें। सब जल्दी इसको हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि आपसे खबर भी लेनी है। उनसे लेके और उसके बाद अकाउंट, मलिक रियाज साहब को इस दौरान जुर्माना हुआ था, साकिब निसार साहब ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था, बहरिया टाउन की नाजायज कोई अलॉटमेंट थी। तो ये रकम मलिक रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर करा दी गई। बिल्कुल तो मुझे बताएं मलिक रियाज की जेब से क्या गया? वो जो रकम आई आपने उससे उनका जुर्माना इस सारी बात पे मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की आपने कल बात की थी, वो आएगा इसमें, वो खुद डिटेल्स भी अपनी और बता उन्होंने देंगे। फिर इस पे इनको अलकादिर ट्रस्ट की जमीन दी थी। बिल्कुल ऐसे। अब इसके ऊपर वो खुद भी डिटेल बता देंगे। खबर बता दीजिए जल्दी से, आज की क्या खबर है, कौन सा नया अच्छा, मुझे जो खबरें आती हैं ये कोई मेरा मतलब मैं नहीं क्रिएट कर रहा, कहीं ना कहीं से पता चल रहा होता है। एक खातून है, उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। एक रऊफ क्लासा साहब ने खबर आपको दे दी होगी कि वो हाजरा खातून है, हाजरा खान है कोई, उनकी किताब 24 दिसंबर को आ रही है, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। और एक खातून का इंटरव्यू है, सुनने में आ रहा है, अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ, वो खातून को 40-50 साल पहले उनका भी घर उजड़ा था, तो उन्होंने वो शायद
हवाले से उनकी कोई, मजहर बल्ला साहब आप उस खातून को जानते हैं? वो इंबसात यूसुफ की बात कर रहे हैं नहीं मैंने नाम नहीं लिया किसी का, और मुझे नहीं। क्या वो बता रहे हैं ना वो इस तरह की बहुत सी औरतें हैं जो अच्छा चले, ये तो आपने माना कि इस तरह की और भी हैं। नहीं इंटरव्यू देंगी वो, औरों के भी किस्से हैं ना। हाँ यही तो पूछना है कि एक ही शख्स के किस्से हैं या औरों के भी सबके? नहीं किस्से मेरा हैं। ख्याल है देखिए अखलाकी औरों के हम देखिए इनके खिलाफ हैं, ये ज़हन में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए। मैं अब सुमेरा मिर्जा साहबा के पास पता नहीं वक्त है या नहीं है। जी जी प्लीज हम क्लोज करेंगे इसके बाद। जी जी प्लीज। अच्छा एक FIR कल हुई है मियाँ वाली में। जी जी FIR ये है कोई नून लीग का बंदा सईदुल्लाह खान उसकी मदईयत में कि जी अमजद अली खान ने मेरे 50 लाख इमरान खान के इमा पर नम्बल को दे दिए। ओके तो अच्छा इसमें अब इमरान खान किधर आ गया भाई, उसने वो लिए आपसे पैसे, ठीक है। लेकिन नहीं जी वो इमरान खान ने पैसों में हेरा फेरी कर दी। अच्छी खबरें दो ये है लेकिन कि एक पाकिस्तानी ताजर ने $9 मिलियन नस्ट के स्कॉलरशिप्स के लिए दिया है, तनवीर जावेद ने। और दूसरा बलूचिस्तान के जो निगरान वजीर आला हैं उन्होंने बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 11 फलस्तीनियों की फीसें जो हैं वो कहा कि हम अदा करेंगे, हम पे करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मजहर बल्ला साहब, बुलंद अख्तर साहब। नाजरीन आज के प्रोग्राम नहीं, अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।